हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस इन विच फ्यू आर न्यू एंड मोस्ट ऑफ देम आर PYQs ऑफ JEE मेन एंड एडवांस कलेक्टेड पर्टिकुलरली टू डिस्कस द प्रॉब्लम एरिया। जो बच्चों को लगता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, पॉसिबिलिटीज जो मैनुअली काउंट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस होती है। तो एट वंस वी आर गोइंग टू डिस्कस गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 26 क्वेश्चंस दैट आई हैव टेकन। एंड इसमें देखो ये जो कंडीशंस है ना वो वेरी करेगा, लेकिन द मोमेंट यू आर मेंटली कंफर्टेबल मेकिंग केसेस एंड हैंडलिंग द क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चंस में रुकोगे नहीं, बस अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जाना है। ठीक है, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस। तो करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, the number of different possible orders of matrices having 45 identical elements। क्वेश्चन ने कहा डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स, और जब हम ऑर्डर्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रोज अगर m है, नंबर ऑफ कॉलम n है, तो वी से द ऑर्डर इज m क्रॉस n और m बाई n, करेक्ट। एंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो m इंटू n ही होता है, एंड द क्वेश्चन सेज इट इज 45। तो कितने डिफरेंट ऑर्डर की पॉसिबिलिटी है, मतलब कितने तरह के m कॉमा n की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम की पॉसिबिलिटी कितनी होगी सैटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो ये तो बच्चा फैक्टर जो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स बेस्ड स्टैंडर्ड केस ही है। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दिस इज 9 इंटू 5, सो 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1। इसके कितने फैक्टर्स होंगे? सो 2 + 1 3, 1 + 1 दैट इज 2। 6 number of factors are possible for this particular number, that is 45। इन फैक्टर्स में से ये जो 6 फैक्टर्स है उसमें से कोई एक m बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली द रेस्ट पार्ट ऑफ 45 विल बिकम n। फॉर एग्जांपल, अगर 45 का एक फैक्टर मैं 1 लेती हूँ तो m इज 1 देन n इज 45। अगर ये 3 है तो दिस इज 15 लाइक दैट। ठीक है, सो नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स दैट आर पॉसिबल इज फाइन। नेक्स्ट बेटा, इट सेज let A be a set having 1 2 3 4 5 6 number of elements. The number of possible functions from A to A such that f of m into n is equal to f of m into f of n for every m and n belonging to the set A and at the same time, क्योंकि फंक्शन की बात हो रही है और फंक्शन इन्हीं एलिमेंट्स के लिए ही एग्जिस्ट कर रहा है, A टू A डोमेन ये है ना, तो जो m इंटू n है वो भी इसी सेट को ही बिलोंग करना चाहिए, दैट्स इट। तो इसे सेटिस्फाई करने वाले कितने डिफरेंट मैपिंग की पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए A सेट पे हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 5 8 9, और इमेज सेट ऑल्सो हैज द सेम एलिमेंट्स। फाइन, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो एक एक एलिमेंट के लिए पॉसिबल मैपिंग को हमें डिस्कस करना है। तो 1 की बात करते हैं। अगर यहाँ 1 है तो 1 को अगर हम 2 हिस्सों में फैक्टराइज करें तो इसे 1 इंटू 1, सो इट इज f of 1 इंटू f of 1। तो बच्चा f of 1 इज इक्वल टू f of 1 का स्क्वायर। इसका मतलब f of 1 या तो 0 हो या 1 हो। 0 हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो 1 के लिए एक ही ऑप्शन है, इट कैन कनेक्ट ओनली विथ 1। ठीक, अब आ जाते हैं 2 के पास। 2 3 5 ये सब प्राइम नंबर्स है ना, तो प्राइम नंबर्स को लिखने के लिए आपके पास क्या चॉइस है? 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, p इंटू 1 या 1 इंटू p, राइट। सो दिस इज इक्वल टू f of 2 इंटू f of 1। f of 1 इज ऑलरेडी 1, तो f of 2 इज इक्वल टू f of 2। इसका मतलब ये हुआ कि f of 2 कैन बी एनीथिंग, राइट। एनीथिंग मतलब इनमें से वो किसी के भी साथ कनेक्ट हो सकता है। तो अभी के लिए हम उसे ओपन रखते हैं। एट द एंड अगर कोई और चीज के साथ ये कनेक्ट हो पा रहा है देन इन दैट केस विल डिसाइड इट टुगेदर, अदरवाइज एनीथिंग मतलब इट विल हैव 6 चॉइसेस। फाइन, अब चलते हैं 3 के पास। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए f ऑफ p इंटू 1 इज इक्वल टू f ऑफ p इंटू f ऑफ 1, ये 1 है, तो f ऑफ p इज इक्वल टू f ऑफ p, मतलब दैट कैन बी एनीथिंग। तो ये अभी के लिए दे कैन बी एनीथिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं 8। 8 को अगर हम फैक्टराइज करें, मतलब 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में अगर लिखें तो 1 इंटू 8 that will be treated to be f of 8 is equal to f of 8, right? तो that means f of 8 can be anything। और क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, लेकिन 2 इंटू 4 अगर लिखेंगे तो 2 एंड 4 दोनों उस सेट को बिलोंग करना चाहिए, जबकि 4 इसमें है ही नहीं, राइट। तो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि f of 8 की मैपिंग कुछ भी हो सकता है। फाइन, अब आते हैं f of 9 के पास, जिसे हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। सो f of 9 which is f of 3 into 3
विच इज एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 3, करेक्ट। तो एफ ऑफ 9 एफ ऑफ 3 के ऊपर डिपेंडेंट है, जो भी वैल्यू एफ ऑफ 3 को असाइन होगा उसका स्क्वायर एफ ऑफ 9 बनेगा। परफेक्ट। अब एफ ऑफ 9 भी इसी सेट का ही हिस्सा होना चाहिए एंड एफ ऑफ 3 भी इसी का ही हिस्सा है। तो आपको बस एफ ऑफ 3 इसी कंडीशन के बेस पे डिसाइड करना है कि एफ ऑफ 3 ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि जब हम उसे स्क्वायर करें तो भी इसी सेट का ही पार्ट होना चाहिए, राइट। तो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर एफ ऑफ 3 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इस सेट में है। अगर एफ ऑफ 3 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 है, जो कि नहीं है, मतलब एफ ऑफ 3 2 नहीं बन सकता। 3 होगा तो 9 वो है, इसके आगे तो नंबर्स काफी बड़े हो जाएंगे तो इस लिस्ट में है ही नहीं। तो एफ ऑफ 3 के लिए सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है, इट कैन बी आइदर 1 और इट कैन बी 3 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली एफ ऑफ 9 कैन बी डिसाइडेड ओनली इन वन वे। अगर ये 1 है तो ऑटोमेटिकली ये 1 बन जाएगा, अगर ये 3 है तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम 9। तो एफ ऑफ 3 की पॉसिबिलिटी के साथ एफ ऑफ 9 डायरेक्टली कैन बी डिसाइडेड ओनली इन वन वे। परफेक्ट। अब आंसर करते हैं। 2 के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 6 वेज। 3 के लिए ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। 5 के लिए इट कैन बी एनीथिंग। 8 के लिए नो रेस्ट्रिक्शन। सो आंसर इज 2 इंटू 6 क्यूब, है ना सिंपल। नेक्स्ट बेटा, it says total number of functions, domain and image set satisfying f of 1 to f of 2 is equal to f of 4। यहाँ हमारे पास 4 एलिमेंट्स है जिनकी मैपिंग हमें डिस्कस करना है। 3 पे कंडीशन दे दिया गया है, इसका मतलब माइंडेड एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 4 का डिसीजन हम यहाँ से लेंगे और एफ ऑफ 3 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब एफ ऑफ 3 कैन बी डिसाइडेड इन 6 वेज। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में यहां से हम डिसीजन लेते हैं किस तरह से। लुक एट, इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 है तो एफ ऑफ 4 को हम असाइन करते जाते हैं 1 बाई 1। एफ ऑफ 1 प्लस 2 एफ ऑफ 2 की जो मिनिमम पॉसिबिलिटी वो कभी हम सोच सकते हैं वो ये है, एफ ऑफ 1 की लिस्ट एफ ऑफ 2 की लिस्ट, तो ये जो है मिनिमम पॉसिबिलिटी इसकी बन जाती है टू बी 3। ठीक, अब एफ ऑफ 4 को हम वैल्यूज असाइन करते जाते हैं। लेट्स टेक, अगर ये 3 है in that case f of 1 plus 2 f of 2 में इसे x ले लेती हूँ और इसे y। ठीक, so x plus 2y that we want it to be 3। कितने तरह से ये पॉसिबल है, ये हमारे पास एलिमेंट्स इन चॉइस x and y can belong to this set। तो हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, that is 1 and 1, so 1 possible case। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर f of 4 4 है, in that case x plus 2y that we want it to be 4, वैल्यूज असाइन करते जाते हैं। x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं देन इन दैट केस y फ्रैक्शन में आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं देन इन दैट केस y कम्स आउट टू बी 1। अगर हम 3 लेंगे, मतलब अगर हम इसे ऑड लेंगे क्योंकि ये दोनों इवन है, तो इवन माइनस इवन तो इवन ही होना चाहिए, तो x तो ऑड हो भी नहीं सकता, आप ट्राई भी ना करें। लेकिन अगर हम इसे 4 लेते हैं तो ये आ जाएगा 0, 0 हमारे पास है ही नहीं, तो वंस अगेन ओनली 1 चॉइस। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ f ऑफ 4 इफ दैट इज 5, इसी तरह से आप काउंट करते जाएंगे, दैट्स इट। तो अगर ये 5 है तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अगर x का वैल्यू, ध्यान देना ये ऑड है, ऑड माइनस इवन करेंगे तो ऑड ही आएगा, मतलब x की सिर्फ और सिर्फ आप ऑड पॉसिबिलिटीज को ही एक्सप्लोर करें। अगर ये 1 है इन दैट केस y वुड कम आउट टू बी 2। अगर ये 3 है इन दैट केस y इज 1, और अगर ये 5 है y इज 0, 0 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं हमारे पास, 2 चॉइसेस। नेक्स्ट लास्ट, अगर ये 6 है तो x प्लस 2y वी वांट इट टू बी 6। ये इवन है, इवन माइनस इवन इज इवन, तो x हैज टू बी एन इवन नंबर। तो अगर ये 2 है इन दैट केस y इज 2, और अगर ये 4 है y इज 1, इसके आगे और कोई चॉइस है ही नहीं। अब काउंट कर लेते हैं, टोटल पॉसिबल वेज ऑफ डिसाइडिंग f of 1 f of 2 एंड f of 4 टुगेदर, दैट इज 6 वेज, एंड f of 3 कैन बी डिसाइडेड इन 6 वेज। 6 into 6 टोटल 36। फाइन, नेक्स्ट बेटा, it says let A set be this, B ये है, then total number of 1 1 mapping from A to B such that f of 9 plus f of 11 is 15। ध्यान से, अब हमारे पास f of 9 and f of 11 के ऊपर कंडीशन है, 9 and 11, ओके इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एक चीज है कि 1 1 वो होना चाहिए। तो सबसे पहले जिसके ऊपर कंडीशन इम्पोज होता है वी नीड टू डिस्कस देम। फाइन, तो f of 9 and f of 11 की पॉसिबिलिटी देखते हैं। we want the sum to be 15। तो इस लिस्ट में से बचा 2 नंबर आप ढूंढो जिनका सम 15 है। 2 के साथ 13 चाहिए, नहीं है। 4 के साथ 11 चाहिए, नहीं है। 5 के साथ 10 है तो 10 के साथ 5 है। 7 के साथ 8 है तो 8 के साथ 7 है। यही टोटल पॉसिबिलिटीज है, मतलब 5 10
तो 10 5 मीन्स अगर ये 5 है तो ये 10 है, और अगर ये 10 है तो ये 5 है, एंड 7 8 8 7 करेक्ट। 1 1 होना चाहिए, तो हमने डुप्लीकेसी वाला केस तो यहाँ कोई कंसिडर भी नहीं किया है और हमारे पास है भी नहीं, ठीक है। सो 4 वेज ऑफ डिसाइडिंग द आउटपुट फॉर 9 एंड 11। अब रिमेनिंग एलिमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आ दिया। 2 यूज हो चुके, क्योंकि हमें 1 1 बनाना है ना, तो उसका ध्यान रखना है। जो यूज हो चुका है उसको हमें दोबारा से किसी और एलिमेंट के मैपिंग की तरह यूज नहीं करना है। तो 2 एलिमेंट को आप यहाँ से क्रॉस कर दें। लेट्स सपोज 7 एंड 8 को हमने यूज कर लिया, हमने क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास ये 2 एलिमेंट के आउटपुट ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। अब रिमेनिंग 3 एलिमेंट है इस तरफ, एंड वी हैव ऑन दिस साइड 5 एलिमेंट्स। हमें 1 1 मैपिंग चाहिए, सो इट इज 5 P3 into number of possible mapping for 9 and 11 4। ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर। 5 into 4 into 3 into 4 कैलकुलेट कर लें। दिस इज 20 12 so 240। फाइन, नेक्स्ट बेटा। It says A is a 3 cross 3 diagonal matrix having integral entries such that date value of A is 270। बच्चा, जो डायगनल मैट्रिक्स होता है उसका नॉन डायगनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, और उसका डेट वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल प्लेसेस से हमें मिलता है। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 3 इंटीजर जिनका प्रोडक्ट 270 हो, तो पीएनसी का एक स्टैंडर्ड केस है। ये इंटीग्रल सोल्यूशन के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो एबीसी का जो प्रोडक्ट है वो 270 चाहिए। एबीसी या इंटीजर्स, दे कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव ऑल काइंड्स। तो कितने ऐसी पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं, कितने ऐसे इंटीग्रल सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के हमें मिल सकते हैं, वो हमें काउंट करना है। तो प्रोसेस क्या होता है, हम इसे करते हैं फैक्टराइज। तो 2 and 3 क्यूब एंड 5, राइट। 27 इंटू 10, 10 बनता है 2 and 5 से, 27 है 3 क्यूब। परफेक्ट। अभी जो ए बी सी है, क्योंकि ये इंटीजर्स है, तो डेफिनेटली इनके पास 2 3 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स होंगे। सो ए इज 2 पावर x1, 3 पावर y1, 5 पावर z1। बी इज, ये तो डिटेल्ड राइटिंग है, एक बार अगर हमने कर लिया है तो ऐसे लिख के करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि तीनों के पास, इसके पास कुछ 2 है, इसके पास कुछ 2 है, इसके पास कुछ 2 है, तो ओवरऑल कंबाइंड 2 दैट वी हैव इज 1। दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3, इसके पास कितने 2 है, x1 है, इसके पास x2, इसके पास x3। सो पुट टुगेदर x1 प्लस x2 प्लस x3 that is equal to 1। Similarly 3 का presence, y1 plus y2 plus y3 is equal to 3, and z1 plus z2 plus z3 is equal to exponent, that is 1। यहाँ से हम नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट्स को रिलेट, और एक्सपोनेंट्स में किसी भी इंटीजर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, होल नंबर ही तो होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इसका फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो वो कितने होंगे, 1 प्लस नंबर ऑफ साइन 3 C1, 3 प्लस नंबर ऑफ साइन 5 C3, 1 प्लस 2 दैट इज 3 C1। फाइन, इसे कैलकुलेट ही कर लेते हैं। दिस इज 10 3 3, सो इट इज फाइन। ये है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। और ये हमें क्या देगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर एबीसी, क्योंकि ये एक्सपोनेंट से, एक्सपोनेंट में 0 भी आ जाएगा ना, तभी ये पॉजिटिव इंटीजर ही क्रिएट करेगा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। अब हम चलेंगे टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हम मिला देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है 90। अब हम क्या करने वाले हैं, ए बी सी, इसमें बस हमें साइन अलॉट करना है। जैसे लेट्स सपोज मैं इसका एक सोल्यूशन ले लेती हूँ, टू बी a is 2 एंड दिस इज 27 एंड दिस इज 5। ये है पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं इंटीग्रल सोल्यूशन के केस में ये जो सिंगल सोल्यूशन है ये कितने सोल्यूशन की तरह काउंट होगा, तो उसके लिए बस साइन ही हमें अलॉट करना है। तो फर्स्ट केस कुड बी ऑल पॉजिटिव, सेकेंड कुड बी कोई 2 नेगेटिव, और वो 2 नेगेटिव कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हो गया, ये हो गया, ये, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर पॉजिटिव है, या तो तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे, या 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये 4 सॉल्यूशंस एक सिंगल सॉल्यूशन से हम क्रिएट कर सकते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन के केस में, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट वी विल से
every solution is equivalent to 4 solutions under integral solution. So answer is 360. Clear? Next. It says R is a set of matrices where A, B, C, D जो unknown elements है they belong to this set. और अगर आप इस सेट को देखें ना, जीरो के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो सारे प्राइम नंबर्स ही हैं. द नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस इन आर इज व्हाट. कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब होता है जब उसका डेट वैल्यू नॉन जीरो हो. नॉन जीरो के बहुत पॉसिबिलिटी होते हैं. 1 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, -1 भी नॉन जीरो है. तो जब कभी भी हमें नॉन जीरो को एक्सप्लोर करना होता है ना, तो हम टोटल मैट्रिसेस में से, टोटल केसेस में से रिमूव कर देते हैं कि वो पर्टिकुलरली जीरो कब बनेगा, क्योंकि जीरो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उसको काउंट करना ईजी रहेगा. सो हियर वी विल डू टोटल मैट्रिसेस, दैट मीन्स ए बी सी डी ये अननोन है, और सभी के लिए कितने चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. सो 8 ways of deciding A, 8 ways of deciding B, C, D, right. So 8 power 4 टोटल मैट्रिसेस आ गया. उसमें से देखते हैं कि डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो कितनी मैट्रिसेस की होंगी, वहां से हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो लुक एट डेट वैल्यू ऑफ इट, एक्सपांड करेंगे यहाँ 2 जीरो से, तो इसी की हेल्प से करते हैं. सो डेट वैल्यू D लिख लेते हैं, विच इज -5 इंटू AD माइनस BC, एंड वी वांट इट टू बी जीरो. दैट मीन्स हमें AD एंड BC इक्वल चाहिए. अब ये जो सिचुएशन है इसे डिस्कस करने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे हम केस बनाएंगे कि अगर ये जीरो बन रहा है तो ये कितने तरह से बन सकता है, क्योंकि हमें तो दोनों इक्वल चाहिए ना. तो इक्वल होते हुए किस वैल्यू के इक्वल होंगे, तो जीरो इज वन पॉसिबिलिटी. सेकेंड, अगर हम जीरो को हटा देते हैं, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो बनने के लिए किसी न किसी को तो जीरो बनना होगा. तो अगर हम जीरो नहीं चाहते हैं, नॉन जीरो चाहते हैं, तो डेफिनेटली इन एलिमेंट्स में जीरो तो यूज होगा नहीं. नॉन जीरो एलिमेंट्स को जब हम यूज करेंगे ये सारे के सारे प्राइम नंबर से, करेक्ट. तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगा कि अगर ये दोनों सेम प्राइम हैं तो प्राइम का स्क्वायर, p आई एम कंसिडरिंग टू बी प्राइम नंबर, तो प्राइम का स्क्वायर काइंड ऑफ रिजल्ट इट विल बी. और हो सकता है कि अगर हम दोनों अलग अलग प्राइम लेते हैं तो p1 इंटू p2 कैटेगरी का होगा, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है. अब जीरो कितने तरह से पॉसिबल है, एक एक केस को काउंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. बच्चा बताओ, इस लिस्ट में से दो नंबर का प्रोडक्ट, पहले इनके बारे में डिसीजन लेंगे और बी एंड सी के बारे में उसके बाद, एंड पुट टुगेदर विल मल्टीप्लाई द टू रिजल्ट्स. तो बच्चा ए एंड डी, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो चाहिए. इसका मतलब या तो सिर्फ ए जीरो हो, तो अगर ए जीरो है तो डी का डिसीजन हम कितने तरह से ले सकते हैं, 7 वेज, राइट. 1 2 3 4 5 6 7, सो 7. और अगर डी जीरो है, ए नॉन जीरो है तो 7, और अगर दोनों जीरो है तो 1. तो 15 तरह से ये पॉसिबिलिटी है, करेक्ट. एग्जैक्टली उसी तरह से अगर हम बी एंड सी का डिसीजन करें, क्योंकि सेम ही नंबर्स है, तो 15 चॉइस है. सो ए बी सी डी टुगेदर कैन बी डिसाइडेड, क्योंकि मैट्रिक्स बनाने के लिए चारों एलिमेंट्स के बारे में डिसीजन लेना होगा. सो दैट इज 15 इंटू 15 स्क्वायर. फाइन. नेक्स्ट पे आ जाओ, प्राइम का स्क्वायर. तो अगर p का स्क्वायर हम चाहते हैं, मतलब ये भी p होना चाहिए और ये भी p होना चाहिए, ये भी p और ये भी p, मतलब चारों के चारों एलिमेंट सेम होना चाहिए. दे कैन बी एनी प्राइम नंबर फ्रॉम द लिस्ट, एंड वी हैव 7 सच. तो ये पॉसिबल कितने तरह से है बेटा, 7 वेज में, राइट. क्योंकि सभी के सभी p है, बस आपको p के बारे में डिसीजन लेना है कि वो p क्या लें हम. अब इस केस पे आ जाओ, p1 एंड p2 दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, तो आप बहुत से तरह से कर सकते हो, बट लेट मी डू इट लाइक, हम इस लिस्ट में से दो प्राइम चूज कर लेते हैं. हम कितने तरह से वो काम कर सकते हैं, 7c 2 वेज में, ठीक है. उसमें से एक p1 नाम का है और दूसरा p2 नाम का है. अब वो p1 एंड p2 को हमें असाइन करना है a एंड d को, दैट कैन हैपन इन 2 फैक्टोरियल वेज, एंड p1 एंड p2 b एंड c को भी असाइन करना है, दैट कैन हैपन इन अनदर 2 फैक्टोरियल वेज. सो इट इज 4 वेज. अब बस इन सब को आप ऐड कर दें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है. नेक्स्ट, it says let A be a 3 cross 3 matrix having entries from the set this. The number of all such matrices A having sum of all the entries is equal to 5. इसमें से ज़्यादातर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें ये एलिमेंट्स चेंज हुआ है और वो वैल्यू चेंज हुआ है. मल्टीपल ओकेजन में आपको जेई मेन एंड एडवांस दोनों में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है. तो रिपीटेटिव कैटेगरी दिस इज, इट सेज ये एलिमेंट्स है, द नंबर ऑफ ऑल सच मैट्रिसेस ए हैविंग सम ऑफ ऑल इस एंट्रीज इज इक्वल टू 5. अब हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो टोटल 9 एंट्रीज आते हैं. 9 में से अगर मैं इसे x टाइम्स लेती हूँ और इसे y टाइम्स, जीरो को तो आप इस तरह से एंड में ही डील करें, राइट. 9 माइनस एक्स माइनस वाई टाइम्स हम जीरो को कंसिडर कर रहे हैं. जो सम ऑफ एलिमेंट्स आएगा दैट इज x इंटू -1 माइनस एक्स प्लस वाई. जीरो
टेकन एनी नंबर ऑफ टाइम्स सम को इफेक्ट करता ही नहीं है, इसीलिए हमने उसे इस तरह से कंपाउंड फॉर्म में लिखा हुआ है एंड वी वांट इट टू बी 5। अगर y माइनस एक्स का वैल्यू 5 है तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, एंड वी शुड बी वेरी क्लियर, जो x एंड y है दे आर होल नंबर्स, 0 से स्टार्ट होके दे कैन गो मैक्सिमम अप टू 9, 9 को क्रॉस कर ही नहीं सकते क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हमारे पास 9 है। अब केसेस बनाते हैं, y इज 5 प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर रखें, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, -1 कितनी बार लिया गया, 0 कितनी बार, 1 कितनी बार, सो दे हैव टू बी होल नंबर्स, है ना, x y दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब जो x प्लस वाई है दैट इज लेस देन इक्वल टू 9। अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे एंड x एंड y इंडिविजुअली भी 9 को क्रॉस नहीं कर सकते। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं, हमें x y, अब क्योंकि हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस का डिसीजन लेना है तो हमें ये तो देखना होगा कि उस मैट्रिक्स में कितनी बार -1 आ रहा है, कितनी बार 0 और कितनी बार 1 आ रहा है और कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो हम डिसीजन ले रहे हैं कि कितनी बार कौन आएगा, उसके बाद हम उन्हें उन 9 प्लेसेस पे अरेंज भी करेंगे, तब मैट्रिक्स फॉर्म हो पाएगा। तो x y, और इसे मैं ले लेती हूँ एज दिस। ठीक, तो ये है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ -1 एंड नंबर ऑफ 1। अब इसके हेल्प से प्रोसीड करते हैं काउंटिंग। अगर x का वैल्यू 0 है, y is 5, so this comes out to be 4, and अगर ये 1 है then this is 6, so this is 6 plus 1 7, so it is 2। अगर ये 2 है then in that case this is 7, so it is 0। इसके आगे अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे ना तो x plus y का वैल्यू इस कंडीशन में नहीं रहेगा, राइट, तो और कोई केसेस यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। अब कौन सा एलिमेंट कितनी बार आएगा वो डिसीजन तो हमने ले लिया, लेकिन फाइनली मैट्रिक्स बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट किस प्लेस पे होगा वो मैटर करता है। तो केस 1 में आप देखें, वी हैव 0 नंबर ऑफ -1, 1 हमने लिया है 5 टाइम्स एंड 0 हमने लिया है 4 टाइम्स। तो उन्हें जब हम 9 प्लेसेस में अरेंज करेंगे तो कितनी तरह से कर पाएंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर देयर। परफेक्ट, इस केस में इट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 ऑब्जेक्ट, वो तो डिस्टिंक्ट ही है, 6 फैक्टोरियल क्योंकि 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर देयर, 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर देयर, एंड अंडर दिस केस 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। परफेक्ट, बस कैलकुलेट कर ले इसे छोटे छोटे से नंबर से। फाइन, नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेट S be the set, the number of elements in the set S cross S and is mapping to S, where F is onto, mind it, onto, and f of a comma b is equal to f of b comma a, and that is greater than or equal to a for all a comma b belonging to S cross S. Now understand, हमारे पास ये एलिमेंट्स है, जब हम फंक्शन बना रहे हैं तो ये हमारा डोमेन है S क्रॉस S, और उसके पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, लाइक दैट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सभी को पता है, राइट। अब हमें इस तरह के हर एक ऑर्डर्ड पेयर को S में से जो एलिमेंट है उन्हें मैप करते जाना है, सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ठीक, तो उसके लिए इस कंडीशन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर हम 1, 1 की बात करते हैं तो ये अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करते तब ये सेम ही रहेगा, एंड इट सेज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अगर मैं f ऑफ 1, 2 लेती हूँ तो f ऑफ 2, 1 के बराबर है, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब समझना, अगर मैं इसे a, b लेती हूँ देन दैट केस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अगर मैं इससे पहले लिखती हूँ और इसे बाद में लिखती हूँ तो a मेरे लिए 2 है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब ओवरऑल आप इस कंडीशन को कुछ इस तरह से समझ लें कि इन दोनों एलिमेंट्स में से जो भी बड़ा है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट। फाइन, तो अगर हम f ऑफ 2, 2 की बात करें देन इन दैट केस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड अगर इन दोनों में से किसी भी जगह पे 2 है और बाकी सभी जगह पे 2 या 2 से स्मॉलर है, इन दैट केस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। तो 2 वाले पॉसिबिलिटीज तो हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब देखते हैं अगर दोनों प्लेसेस में लार्जेस्ट 3 है, इन दैट केस क्या आएगा, जैसे 1, 3 है तो f ऑफ 3, 1, बट वी आर क्लियर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। अभी हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा, वही तो हमें काउंट करना है नंबर ऑफ फंक्शंस, अभी उस डिस्कशन पे आएंगे। नेक्स्ट इज f ऑफ 2, 3, f ऑफ 3, 2, बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, इस सेट का कोई पार्ट होगा, राइट, S का। एंड f ऑफ 3, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब लेते हैं लार्जेस्ट एज 4, तो f ऑफ 1, 4 इज f ऑफ 4, 1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन 4 हमारे पास कुछ नहीं है, इक्वल टू 4 है, तो इसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है,
उसी तरह से 2,4 लें या 4,2 लें, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, 3,4 एंड एफ ऑफ 4,3 दैट इज 4 एंड एफ ऑफ 4,4 इज ऑल्सो 4। तो ये वाले एलिमेंट्स तो असाइन हो चुके हैं, 4 आज आउटकम क्रिएट हो चुका है। क्वेश्चन ने कहा है कि हमें ऑन टू फंक्शन भी बनाना है। ऑन टू मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स आज इमेज जरूर फॉर्म होना ही चाहिए, होना चाहिए। फाइन, अब डिसीजन मेकिंग पे आते हैं कि रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए मैपिंग क्या बनेगा। नाउ अंडरस्टैंड, ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जिनके बारे में हमें डिसीजन लेना है, यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 1 के लिए कौन होगा, क्योंकि ऑन टू बनाना है तो 1 आज इमेज जरूर क्रिएट होना चाहिए। और यहीं पे हमारे पास चॉइस कि एफ ऑफ 1,1 या तो 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, एंड 1 एज आउटपुट किसी न किसी ऑर्डर्ड पेयर का तो बनना ही चाहिए, बनना चाहिए। तो हमारे पास 1 के लिए और कोई ऑर्डर्ड पेयर तो है ही नहीं इन चॉइस, तो हियर दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका डिसीजन हो चुका है, इसका हो चुका है, बस इन ऑर्डर्ड पेयर्स की मैपिंग का हमें डिसीजन लेना है। अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू से हाउ मेनी सच फंक्शंस आर पॉसिबल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, ऑन टू बनाना है। 1 आज मैपिंग क्रिएट हो चुका है, 4 आज मैपिंग क्रिएट हो चुका है, 2 एंड 3 अभी तक नहीं बने हैं। तो यहां से हमें ये देखना होगा कि 2 एंड 3 आज आउटपुट किसी न किसी ऑर्डर्ड पेयर का जरूर बनना चाहिए। अगर कोई भी मिसिंग है तो फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा। सिर्फ उतने से कंडीशन पे आपको वर्क करना है। अब कंप्लीटली ये आपका चॉइस है, आप केसेस बना के करें या तो जो सेट बेस्ड एनालिसिस हम करते हैं आप उससे करें। ठीक है, मैं सेट से ही आपको करके बताती हूँ, ध्यान देना। आवर रिक्वायरमेंट इज व्हाट, ये एक, ये दूसरा, जिनके पास चॉइसेस है 2, 3 और 4 आज मैपिंग दे कैन चूज। ठीक है, 2, 3 और 4। तो उसके लिए सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे इनके मैपिंग में 2 एंड 3 जरूर क्रिएट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 2 एंड एटलीस्ट 1 3 मस्ट बी क्रिएटेड। करेक्ट। अब एटलीस्ट का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, टोटल माइनस 0 हैपनिंग, नॉट हैपनिंग एट ऑल, वही होता है ना, प्रेजेंस ऑफ सम एलिमेंट एटलीस्ट वंस, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस इट इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर। वही तरीका होता है एटलीस्ट की काउंटिंग के लिए, क्योंकि एटलीस्ट एंड एटमोस्ट बोलने और लिखने के लिए होते हैं, काउंटिंग के लिए तो एग्जैक्ट केसेस ही चाहिए होते हैं। और अगर हम केसेस बनाएं एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट ट्वाइस, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। तो इन तरह के सिचुएशन में हम हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट के बेस पे डीलिंग करना प्रीफर करते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, लेट मी टेक ए सेट A which says that no 2 is formed in the output। ठीक, उसी तरह से मैं B सेट लेती हूँ, no 3 is formed in the output। डन। अब मुझे जो काउंट करना है वो है एटलीस्ट 1 2 एंड एटलीस्ट 1 3 मस्ट बी फॉर्म्ड इन द आउटपुट। ठीक, एंड एटलीस्ट 1 2 का मतलब A का कॉम्प्लीमेंट एंड एटलीस्ट 1 3 का मतलब B का कॉम्प्लीमेंट। सो क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू काउंट A complement and B complement, and we know that is A union B whole complement, जो कि होगा टोटल माइनस n ऑफ A union B। और A union B की काउंटिंग बहुत इजीली हम कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। बच्चे आप केसेस बनाते हुए भी कर सकते हो कि यहाँ से 2 बना, यहाँ से नहीं बना, या यहाँ से नहीं बना, यहाँ से बना, या दोनों से बना। इस तरह से केसेस बनाते हुए भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन इस तरह के करने की आप आदत डालेंगे तो जब हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस भी होंगे ना, तब भी आप इसे बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो अब प्रोसीड करते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी बच्चा, इसके लिए 3 चॉइसेस आर देयर, 2 3 और 4। उसी तरह से 3 चॉइसेस, तो इन दोनों के पास 3 × 3 3 स्क्वायर, और इसके पास 3 और 4 3 और 4 3 और 4, सो 2 क्यूब। ये कितना हो गया, 9 × 8 72 माइनस n ऑफ A। इसका मतलब नो 2 इज फॉर्म्ड, 2 बना ही नहीं, दैट मीन्स 2 का बनने का चांस सिर्फ यहीं पे है, राइट। ये तो 3 और मोर वाला टाइप है। तो यहाँ से अगर 2 बना ही नहीं, इसका मतलब इसके पास 3 और 4 आज मैपिंग बने हैं, 3 और 4, सो 2 × 2 2 × 2 × 2 मतलब 32 हो गया, प्लस नो 3 इज फॉर्म, 3 बना ही नहीं, इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है या तो 2 या 4 पे गए हैं और ये 4 पे गए हैं, राइट। सो 2 × 2 दैट इज 2 स्क्वायर × 1, राइट, ये सब 4 पे ही गए हैं। देन माइनस नो 2 इज फॉर्म्ड, नो 3 इज फॉर्म्ड, इसका मतलब 2 भी नहीं बना, 3 भी नहीं बना, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स 4 पे गए हैं और ये सारे के सारे एलिमेंट्स भी 4 पे ही गए हैं। सो दिस इज 1। अब छोटे छोटे से नंबर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 72 माइनस 32 दैट इज 40
40 माइनस 3 एंड दैट इज 37, है ना, सिंपल। नेक्स्ट, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा करने में क्योंकि उस कंडीशन को हमें समझना पड़ा, न्यू था ना, अदरवाइज तो सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ फंक्शंस एफ फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी सच दैट सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन, फाइन। इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। x minus 1 into x minus 9 is less than or equal to 0 is a natural number, so 1 2 3 so on till 9, ये सेट है A and B set has natural numbers के squares like this infinite set. It says हमें इस तरह का मैपिंग क्रिएट करना है for all elements of set A, ठीक। तो बच्चा अगर मैं इसका कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, look at here, x minus 3 का स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं f of 1 की बात करती हूँ तो x की पे आप 1 पुट करें, 1 पुट किया, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 5। तो इस लिस्ट में लेस देन इक्वल टू 5 कितने नंबर्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, सो f of 1 कैन बी डिसाइडेड इन 2 वेज। जब हम f of 2 की बात करेंगे तो वहाँ पे हमने x के पे 2 पुट किया, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2, तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। एंड f of 3 के लिए क्या चॉइस होगा, लेस देन इक्वल टू 1, ओनली 1 पॉसिबिलिटी। f of 4 के लिए अब आप पैटर्न देख सकते हैं, f of 4 के लिए क्या होगा, अब ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 + 1 2, यही वाला केस बन गया। सो 1, f of 5 की अगर हम बात करेंगे तो ये बन जाएगा रिवर्स, ठीक। सो पॉसिबिलिटीज 2। अब हमें जाना कहाँ तक है, 9 तक जाना है। अब f of 6 को देखो आप, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तक ही हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1, एक ज़्यादा करेंगे, 3 स्क्वायर में एक ऐड करेंगे तो कोई परफेक्ट स्क्वायर वहाँ पे तो हमें नहीं मिलने वाला है। 3 स्क्वायर के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर आता है 4 स्क्वायर, है ना, तो जिसका भी स्क्वायर ये बन रहा है ना, बस उतने ही केसेस ये देगा हमें। सो इट इज़ 3 पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट 4 पॉसिबिलिटीज़ f of 7 के लिए, देन f of 8 के लिए एंड f of 9 के लिए। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 1 का आउटपुट कैन बी डिसाइडेड इन 2 वेज, देन 1 वे, देन 1 वे, देन 1 2 3 4 सो ऑन गोइंग अप टू 6, है ना। तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 2, 6 फैक्टोरियल इज 720 इंटू 2, दैट इज 1440, ठीक। नेक्स्ट बेटा, इट सेज नंबर ऑफ फंक्शंस, ये है डोमेन, ए इज एन इंटीजर, मॉड इज लेस देन इक्वल टू 8, मतलब इस सेट में जो एलिमेंट्स है दे आर -8 -7 सो ऑन 0 1 एंड गोइंग अप टू 8, ठीक। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, पूरे को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन f of n प्लस f of n प्लस 1 इज इक्वल टू n, so f of n प्लस 1 is n minus n f of n, करेक्ट। इट इज सेटिस्फाइंग फॉर n as 1 2 एंड 3, वैसे भी हमारे पास 4 ही एलिमेंट है, तो n की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं, क्योंकि इसी कंडीशन के बेस पे ही हमें डिसीजन लेना होगा, सो इट इज़ 1 माइनस f of 1, और f of 1 का हमें कुछ पता नहीं, लेकिन पता लगाने के लिए हमें बाकी के रिलेशन को तो देखना होगा। तो f of 3, n की जगह पे हमने 2 पुट किया, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ f of 2, एंड f of 2 हमारे पास ये है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन दिख रहा है कि f of 3 को हमने f of 2 के हेल्प से लिखा है और f of 2 को हमने ये लिखा है, तो सभी के सभी एलिमेंट्स को अगर हम f of 1 के हेल्प से इंटरप्रेट कर लेते हैं तो हमें पूरा चीज़ सिर्फ एक के ऊपर डिपेंडेंसी से मिल पाएगा। तो इसे मैं लिख देती हूँ 2 माइनस 2 प्लस 2 f of 1, सो इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ f of 1। अब लास्ट f of 4, n की जगह पे हमने 3 पुट किया है, तो 3 माइनस 3 f of 3, एंड f of 3 दैट वी हैव इज दिस, तो 6 f of 1, डन। अब इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो यहीं से ही हमें वर्क करना है। तो एक काम करते हैं, जो f of 1 f of 2 f of 3 f of 4 है वो सभी के सभी इसी पर्टिकुलर सेट को ही बिलोंग करते हैं, तो एक एक को लेते हैं। f of 4 का डिसीजन सबसे पहले लेते हैं कि 3 माइनस 6 f of 1, इट हैज़ टू बी बिटवीन -8 to 8, सो -6 f of 1 इज हियर, -6 से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी का फेस 11/6, ये 1 पॉइंट समथिंग है, एंड जो f of 1 है वो इसी लिस्ट का ही वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है -1 से 0 के बीच में लाई करता हुआ वैल्यू है। सो कैन वी से f of 1 इज आइदर 0 और 1, यहाँ से तो हमें यही पॉसिबिलिटी मिल पाई है। अब बाकियों के लिए भी चेक कर लेते हैं। 2 f of 1, अगर f of 1 0 है
तो ये 0 होगा। एफ ऑफ 1 1 है तो वो इसी सेट को ही बिलोंग कर रहा है। एफ ऑफ 2 की अगर हम बात करें इन दोनों वालों के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो भी इसी को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स एफ ऑफ 1 का डिसीजन हम 2 वेज में ले सकते हैं। और जैसे ही हमें एफ ऑफ 1 मिलता है यहाँ पे पुट करते हैं तो एफ ऑफ 4 ओनली इन 1 वे, एफ ऑफ 3 1 वे, जो भी एफ ऑफ 1 का वैल्यू आया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 4 कैन बी डिसाइडेड ओनली इन 1 वे, राइट? सो आंसर इज नेक्स्ट. It says A set has ordered pairs. Okay, 2x plus 3y is equal to 23. X and y are natural numbers. B has x as elements where x, y belong to set A. मतलब इसमें जो भी ordered pair का solution create हुआ है उसका first element. Okay, the number of 1 functions from A to B is equal to what? तो उसके लिए बस हमें cardinality ही डिस्कस करना है. A का क्या है और B का क्या है. जो number of 1 functions होते हैं that is n of B, P n of A. ठीक, सो यहाँ आ जाए 23 हमें चाहिए. छोटा नंबर है तो डायरेक्टली ही करते हैं, वैसे अदरवाइज जनरल प्रोसेस भी है इसका. तो y का कोएफिशिएंट बड़ा है तो इसी को वैल्यू असाइन करते हुए चलते हैं. अगर हम y को लेते हैं टू बी 1 लिस्ट वैल्यू, ठीक है, y आज 1, ये इधर गया, x इज कमिंग आउट टू बी 10. अगर मैं y को 2 लेती हूँ देन दैट केस दिस इज 6, x इज कमिंग आउट टू बी फ्रैक्शन. और वैसे भी हमें क्लियर होना चाहिए कि ये एक ऑड नंबर है. अगर y का वैल्यू हम ऑड लेते हैं तो ये ऑड होगा, ऑड माइनस ऑड इवन देगा क्योंकि ये इवन है. अगर मैं y को इवन लेती हूँ तो ये ऑड माइनस इवन जो कि हमें ऑड नंबर देगा, इसके बराबर वो आ ही नहीं सकता. तो जो कुछ भी आपको यहाँ पे ट्राई करना है y आज ऑड लेके ही ट्राई करना है. y इवन के लिए कोई सोल्यूशन ये हमें देगा भी नहीं. तो अगर हम 3 लेते हैं देन दैट केस दिस इज 9, 9 यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया 14, सो x इज कमिंग आउट टू बी 7. नेक्स्ट लेते हैं 5, ये हुआ 15, सो 8 इट इज 4. नेक्स्ट अगर हम लेते हैं 7 देन दिस इज 1. इसकी आगे अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में चला जाएगा और हमें नेचुरल नंबर चाहिए, मतलब ओनली 4 पॉसिबिलिटीज. तो इसकी कार्डिनलिटी है 4. हियर दिस इज 4. नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट है ना बेटा, तो इसकी कार्डिनलिटी भी आ गई आज 4. तो 4p4 इज 4 फैक्टोरियल एंड आंसर इज 24. ठीक है, नेक्स्ट it says let alpha and beta be the distinct roots of this equation. वैसे हमें रूट्स तो निकालना आता ही है, ये है वो वैल्यूज. कंसीडर द सेट T which has 1 alpha and beta to be the elements, तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट है, for a 3x3 matrix M, ये है, and Ri it says Ri ith रो के तीनों एलिमेंट्स का सम, and Cj is jth कॉलम का तीनों एलिमेंट्स का सम. परफेक्ट. The number of matrices M with all entries in T इस सेट को ही बिलोंग करते हुए एलिमेंट्स है such that Ri and Cj are 0 for all I and J. इसका मतलब R1 is 0, तो 1 रो वाले जो सारे एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, उनका जो सम है वो 0 है. R2 इज ऑल्सो 0, मतलब सेकेंड रो के एलिमेंट्स का सम 0 है, थर्ड रो का एलिमेंट भी सम जो आएगा वो 0 आएगा. कॉलम वाइज भी फर्स्ट कॉलम का सम 0, सेकेंड का सम 0, थर्ड का भी सम 0 है. इस तरह की मैट्रिसेस हम कितने फ्रेम कर सकते हैं. फाइन. तो उसके लिए आप देखें सबसे पहले जो अल्फा एंड बीटा है ना, इन दोनों का जो सम है दैट इज -1 एंड 1, सो इन तीनों का सम है 0. तो क्लियर हो जाता है हर रो एंड हर कॉलम के पास ये तीनों एलिमेंट एक एक बार ही आना चाहिए. और अगर हम इन तीनों में से किसी को भी रिपीट करते हैं, जैसे ले सपोज मैंने अल्फा को 2 बार ले लिया और 1 को ले लिया, बीटा को लिया ही नहीं, उस सम आप खुद चेक कर लें, ये कभी भी 0 आ ही नहीं सकता. ये दोनों इरेशनल वैल्यूज है और ये रैशनल वैल्यू है. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ है ही नहीं. तो हर रो के पास ये तीनों एलिमेंट का प्रेजेंस एक एक बार होना चाहिए और हर कॉलम के पास भी एक एक बार ही होना चाहिए. तो ऐसी मैट्रिसेस हम कितनी बना सकते हैं, क्वेश्चन इज आस्किंग अस दैट. ठीक है, तो अब प्रोसीड करते हैं. लुक एट, अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो आई कैन फ्रेम दैट इन 3 फैक्टोरियल वेज. किसी को भी कहीं पे भी रैंडमली प्लेस कर सकते हो. लेट्स सपोज मैंने 1 अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में इसे डाल दिया. अब आ जाते हैं फर्स्ट कॉलम. तो 1 अल्फा बीटा हमें चाहिए, 1 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब एक एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका है. जो बाकी के 2 बचे हैं वही यहाँ पे हमें प्लेस करना है और उसकी पॉसिबिलिटी होती है 2 फैक्टोरियल वेज में. दोनों केसेस को एक्सप्लोर करते, कोई जल्दबाजी नहीं करना है. अगर मैं यहाँ पे अल्फा एंड बीटा लेती हूँ और सेकंड केस लेती हूँ 1 अल्फा बीटा, अगर यहाँ बीटा यहाँ अल्फा लेती हूँ देन व्हाट, फिजिबल है भी या नहीं है देखना तो पड़ेगा. तो अगर ये अल्फा एंड बीटा हमने प्लेस किया है, अब ध्यान से समझना, मुझे 1 एंड बीटा चाहिए, या तो 1 एंड बीटा या बीटा एंड 1.
नाउ इफ आई पुट इट एज 1 एंड बीटा, तो यहाँ बीटा 2 बार आ जाएगा, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बीटा और यहाँ पे 1 को प्लेस करती हूँ, देखते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी वर्क करेगी। तो उसके लिए अल्फा बीटा 1 एंड बीटा 1 एंड अल्फा, यस ये तो पॉसिबल है। तो क्लियर हो गया, 1 अल्फा बीटा के साथ हमारे पास एक ही ऐसी मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी है। अब इस पे आते हैं, अगर हम बीटा एंड अल्फा लेते हैं तो इस रो के पास हमारे पास 1 एंड अल्फा की पॉसिबिलिटी है। अल्फा एंड 1 तो हम डाल नहीं सकते, अल्फा रिपीट हो जाएगा इस कॉलम में, तो ये आ गया 1 एंड अल्फा, अल्फा 1, अब यहाँ बीटा चाहिए, बीटा अल्फा, तो यहाँ 1 चाहिए। तो जिस तरह का सिचुएशन हमें चाहिए था वो हमने बना लिया। तो 1 बीटा अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक ही मैट्रिक्स बन सकती है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक ही मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल इसका जो अरेंजमेंट हमने किया 3 फैक्टोरियल वेज में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, हर ऐसे अरेंजमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 ही मैट्रिसेस इस कंडीशन को सेटिस्फाइंग हम फ्रेम कर सकते हैं। सो इंटू 2, आंसर इज 12। फाइन बेटा, नेक्स्ट इट सेज द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, ये ऑड नंबर्स है, 1 से 99, 50 नंबर्स आर देयर, इवन है 50 नंबर्स आर देयर, सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कह रहा है, ठीक है। तो 1 1 एंड ऑन टू 1 1 ही बना रहे हैं, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ऑन टू तो ऑटोमेटिकली बनेगा ही। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पे हमें ध्यान देना है, सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन को सबसे पहले आप देखें कि कितने एलिमेंट्स पे ये कंडीशन है, 3 9 15 21 सो ऑन, है ना। तो 3 के मल्टीपल्स है, लेकिन 3 के ऑड मल्टीपल्स आते हैं, और हमारे पास इस लिस्ट में 3 के मल्टीपल्स है 33, और उसमें भी ऑड मल्टीपल्स कितने हैं, 17 है, और इवन मल्टीपल्स 16 है। और अदरवाइज 3 9 15 ये एपी में है ना, तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं एपी में कितने हैं, तो 17 इन टोटल दे आर देयर। और इनके बारे में ये कंडीशन है, और 1 1 है तो डेफिनेटली इक्वालिटी की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ये स्ट्रिक्टली इस तरह से डिक्रीजिंग पैटर्न में ही होगा। तो इनके लिए जब हम वैल्यूज असाइन करने की बात करेंगे ना, तो हम इस लिस्ट में से जो 50 एलिमेंट्स है उसमें से कोई 17 एलिमेंट्स को हम चूज करेंगे, ठीक है। और 3 9 इनकी जो मैपिंग होगा वो कौन होगा, तो ये जो 17 एलिमेंट्स हमने चूज किया है उन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, एंड जिसके नीचे जो आएगा वो उसकी मैपिंग बन जाएगी, वो उसका आउटपुट बन जाएगा, उसका वैल्यू बन जाएगा। फाइन, तो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज का अरेंजमेंट एक ही तरह से पॉसिबल है। जो भी वैल्यूज है, जैसे लेट्स सपोज आई हैव 10 9 एंड 8, डिसेंडिंग ऑर्डर में आई कैन प्रेजेंट देम ओनली इन वन वे, ठीक है। सो इट इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग देयर वैल्यूज। फाइन, ये आ गया। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स की बात करते हैं। हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 50। 50 में से 17 का डिसीजन हम ले चुके हैं, 33 एलिमेंट्स दैट वी आर लेफ्ट विथ, और इधर भी हमारे पास 33 एलिमेंट्स आर देयर एंड दे कैन बी गिवन असाइंड एनी वैल्यू, उसमें कोई भी कंडीशन है नहीं। तो 33 एलिमेंट्स कैन बी मैप्ड टू 33 एलिमेंट्स इन वन वे, दैट इज 33p33, वी कैन राइट इट एज 33 फैक्टोरियल, राइट। इसे अब आप सिंप्लीफाई कर लें, 13 फैक्टर 33 फैक्टर, और वैसे भी बिगर लिखे भी आप इसे आंसर कर सकते हैं। दिस इज 50p33, करेक्ट बेटा। नेक्स्ट इट सेज द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी, ओके, सेकेंड ऑर्डर का है, where A B C D they belong to this set such that A is equal to A inverse। बच्चे इस कंडीशन पे तो अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, इसे हैंडल करने के लिए आपको A इनवर्स तक जाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर दे तो A स्क्वेयर इज इक्वल टू I, ठीक। अब A स्क्वेयर इज इक्वल टू I फॉर दिस, तो A B C D मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ शुड बी 1 0 0 1, है ना। अब मल्टीप्लाई करें और इक्वेट करें, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस विच इज ए स्क्वेयर प्लस बी सी, वो हमें 1 चाहिए, देन 1 टू प्लेस दिस इनटू दिस विच इज ए बी प्लस बी डी, बी हमने कॉमन लिया तो ए प्लस डी दैट शुड बी 0, फिर 2 1 प्लेस पे आ जाए विच इज ए सी प्लस सी डी, सी हमने लिया कॉमन तो ए प्लस डी दैट शुड बी इक्वल टू 0, एंड 2 टू प्लेस विच इज बी सी प्लस डी स्क्वेयर, सो डी स्क्वेयर प्लस बी सी वी वॉन्ट इट टू बी 1, ठीक। 4 एलिमेंट्स है हमारे पास, ये 4 कंडीशन है, इन्हें सेटिस्फाई करने वाले इस सेट में कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो काउंट करते हैं, उसके लिए हमेशा जहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है ना, सोल्यूशन आप वहाँ से बिगिन करें, तो या तो इससे या इससे, तो यहीं से करते हैं। अब बताएं, दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों 0 हो, राइट, या तो बी 0 है लेकिन ए प्लस डी नॉन 0 है, या तो बी नॉन 0 है लेकिन ए प्लस डी, करेक्ट। एक एक केस को अच्छे से
समझते हुए कवर करेंगे ताकि कोई भी गलती हमारे ना हो, और इस कंडीशन पे बहुत क्वेश्चंस है पास्ट ईयर्स में, ठीक है। लुक एट नाउ, फर्स्ट केस b इज 0, ये 0 हो गया, a स्क्वायर इज 1, तो a के लिए क्या है, आइदर +1 और -1। b इज 0, a प्लस d इज 0, तो a प्लस d 0 है, ये 0 है, तो c कैन बी एनीथिंग, राइट, c एनीथिंग। अब इस पे आए, b इज 0, b की जगह पे 0 हमने पुट किया, एंड d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, so d is +-1, but d has to satisfy this condition that d is -1। इसका मतलब ये इसके साथ लिंक हो गया, if a is 1 then d is -1, and if a is -1 then d is 1, right। तो अगर हम a b c d की इन टोटल बात करें ना कि कितने ऐसे मैट्रिसेस हम बना सकते हैं satisfying this particular condition, तो वो होगा c anything, और any मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, 12 पॉसिबिलिटीज, राइट, into a and d together can be decided in 2 ways and b only in 1 way। तो 24 मैट्रिसेस हमें यहाँ से मिली है। फाइन, अब सेकेंड केस पे चलें, b इज 0, a प्लस d इज नॉट इक्वल टू 0। एक एक कंडीशन को लेते हैं, b 0 है तो a स्क्वायर इज 1, a इज +1 और -1, ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड b इज 0 बट दिस इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो कन्फर्म्ड है c इज 0। यहाँ आ जाए, b इज 0, सो d इज +-1, लेकिन ये कंडीशन भी फुलफिलिंग होना चाहिए, तो ध्यान देंगे +-1 है, लेकिन a प्लस d, अगर मैं इसे 1 लेती हूँ और इसे भी 1 लेती हूँ तो 2 नॉन जीरो होगा, तो वैलिड होगा, राइट। लेकिन अगर मैं 1 एंड -1 लेती हूँ तो 0 बना देगा, वो वैलिड नहीं होगा। -1 एंड 1 वैलिड नहीं होगा, लेकिन -1 एंड -1 विल बी फाइन। तो a एंड d टुगेदर कैन बी डिसाइडेड ओनली इन 2 ways, c इन 1 way, b इन 1 way। तो 2 सच मैट्रिसेस आर पॉसिबल अंडर दिस सिचुएशन, ठीक। थर्ड केस पे आ जाए, b नॉन जीरो है लेकिन a प्लस d इज 0, b नॉन जीरो है, ये तो कंडीशन ऑलरेडी फुलफिलिंग है। a प्लस d इज 0, मतलब d इज -a, तो इसमें तो कहीं d का प्रेजेंस है नहीं, तो ये तो एज इट इज रहने देते हैं। a प्लस d इज 0, तो ये तो एनीवे सैटिस्फाइंग है फॉर एवरी c, तो यहाँ पे लिख देते हैं c कैन बी एनीथिंग। और इस पे आ जाते हैं, डी स्क्वायर प्लस बी सी, डी इज -a, मतलब a स्क्वायर प्लस बी सी इज 1, तो यही एक कंडीशन हमारे पास रह गया जिसके ऊपर बेस्ट हमें डिसीजन लेना होगा। तो आ जाते हैं a स्क्वायर प्लस बी सी, वी वॉन्ट इट टू बी 1। सबसे पहले केस के कंडीशन पे आ जाए, b नॉन जीरो है, a प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना बात को, बच्चा 2 एलिमेंट का सम 0, इस लिस्ट में आप देखें क्या क्या वो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों ही 0 हो, a एंड d दोनों ही 0 हो, या तो एक -1 और दूसरा 1 हो, और कोई पॉसिबिलिटी तो यहाँ है ही नहीं। तो हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एक केस ये रह जाता है यहाँ पे कि a एंड d दोनों 0 है, एंड दूसरा केस रह जाता है a1 d-1 और a-1 d1। इन्हें हम 3 केसेस की तरह ही काउंट कर लेते हैं। चलो अब आ जाएं इस केस पे, a एंड d बोथ आर 0, a 0 हो गया, bc इज 1। बच्चे इस लिस्ट में से कोई 2 नंबर, bc इज 1 वी आर सेइंग, ठीक है, 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 आए, क्या हो सकता है, -1 एंड -1, 1 एंड 1, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो या तो b एंड c दोनों 1 है, या b एंड c दोनों ही -1 है। b एंड c बोथ आर 1 और b एंड c बोथ आर -1। कितनी ऐसी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं, a एंड d 1 चॉइस, b एंड c 2 चॉइसेस, सो 2 मैट्रिसेस, राइट। अब इस केस पे आ जाते हैं, a इज 1, d इज -1, a की जगह पे हमने 1 पुट किया, ये कैंसिल हो गया, bc इज 0 एंड b नॉन जीरो है। तो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है, उनमें से एक नॉन जीरो है, तो कन्फर्म्ड है c हैज टू बी 0। तो यहाँ हमें मिला c इज 0 एंड b इज एनी नॉन जीरो वैल्यू। तो a, d एंड c 1 चॉइस, बट b एनी नॉन जीरो वैल्यू, सो 11 पॉसिबिलिटीज। और अंडर दिस केस ये है 1 कैंसिल हुआ, bc इज 0, b इज अ नॉन जीरो वैल्यू, सो c 11 चॉइसेस। इन्हें सम अप कर दें 24, तो टोटल मैट्रिसेस 24 प्लस 2 प्लस 24, आंसर इज 50, ठीक है। नेक्स्ट, it says let x be set with exactly 5 elements and y be a set with exactly 7 elements. If alpha is number of on-one functions from x to y and beta is number of on-two functions from y to x, then value of this is what? तो बच्चे 1-1 फंक्शन के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इधर 5 एलिमेंट्स आर देयर, 7 एलिमेंट्स आर देयर, नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग 7p5 व्हिच इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है।
नेक्स्ट इट सेज ऑन टू फंक्शन, इस तरफ है 7 एलिमेंट्स, इधर है 5 एलिमेंट्स। एक तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसका यूज हम नहीं लेंगे इतने बड़े एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि 5 पावर 7 माइनस उस तरह का डीलिंग हम बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे। और दूसरा तरीका आपको हैंडल करना मैंने बताया है कि अगर इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके इक्वल है देन व्हाट, एक कम है देन व्हाट, 2 कम है देन व्हाट, बस यही क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस ऑफ 2 है। दैट सिंपली मीन्स इस तरफ हमारे पास जो इमेज सेट है उसके पास 5 एलिमेंट्स आ देयर, इन 7 एलिमेंट्स के इमेजेस में वो पांचों के पांचों एलिमेंट जरूर क्रिएट होने चाहिए। तो 5 एलिमेंट्स आज इमेज 5 एलिमेंट्स के लिए सफिशियंट है, ठीक। तो इस तरफ हमारे पास 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा होंगे, और वो 2 एलिमेंट के पास इन्हीं में से जो 5 एलिमेंट्स है उन्हीं का रिपीटेशन होना चाहिए। अब वो रिपीटेशन किस किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि 7 एलिमेंट्स 5 के लिए एग्जैक्ट 5 तो क्रिएट हो चुके हैं, अब 2 ही है हमारे पास। या तो वो 2 यहाँ से 2 एलिमेंट का रिपीटेशन ले ले, 1 ईच। दैट मीन्स जो आउटपुट है यहाँ पे, इफ आई कंसिडर देम टू बी y1, y2, y3, y5, देन कोई 2 एलिमेंट होंगे जो 2 बार क्रिएट होंगे आज इमेज 1 केस। सो केस 1, 2 आउटपुट्स are repeated twice. Second case, case 2, कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो 3 बार आज आउटपुट क्रिएट होगा और बाकी सब एक एक बार ही होंगे, राइट। सो 1 आउटपुट इज रिपीटिंग थ्राइस, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इस केस को पहले काउंट करते हैं। अगर 2 आउटपुट है जो 2 बार रिपीट हुए हैं, तो सबसे पहले इस लिस्ट में से डिसाइड करो कि कौन से वो 2 आउटपुट होंगे। सिलेक्ट कर लिया उन्हें। अब लेट्स सपोज मैंने y1 एंड y2 के बारे में डिसीजन लिया, तो अब आप क्या करेंगे, y1 को 2 बार लिखेंगे, y2 को 2 बार लिखेंगे, और बाकी सभी को एक एक बार, ठीक। और ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है, इन 7 एलिमेंट्स के नीचे हम इन्हें अरेंज करेंगे। तो अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड एंड 2 आइडेंटिकल ऑफ द अदर काइंड, करेक्ट है, प्लस और इसके साथ ये 5c2 भी है, फाइन। अब केस 2 पे आ जाते हैं, जिसमें कोई एक एलिमेंट है जो थ्राइस आज आउटपुट क्रिएट हो रहा है। तो डिसीजन लेते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट होगा, उसको हम 3 बार लिख देंगे इस लिस्ट में, y1, 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 बाकी सब एक एक बार होंगे। तो ये 7 एलिमेंट्स, 7 के नीचे जब हम उन्हें अरेंज करेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट। ये है बीटा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, एंड अल्फा का वैल्यू हमारे पास ये है, बस ये आप सिंप्लीफाई कर लें, फाइन। नेक्स्ट इट सेज A इज अ मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 है, एंड Aij जो एलिमेंट्स है दे आर इंटीजर्स इंटरसेक्शन विद दिस। इसका मतलब Aij दे बिलोंग टू 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस व्हिच इज ऑफ रिपीटेटिव टाइप, ओके, बहुत बार रिपीटेशन में आपको मिल जाएगा वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस A such that sum of all entries is a prime number and that prime belongs to this। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो प्राइम नंबर्स हैं दे आर 3, 5, 7 एंड 11, फाइन। अब ये जो 4 एलिमेंट्स है, इफ आई कंसिडर ABCD, तो इन चारों का सम हमें प्राइम नंबर चाहिए। मैं इसे P लिख लेती हूँ फॉर द टाइम बिंग। एक केस होगा व्हेन P is 3, सेकेंड P is 5, लाइक दिस विल सम इट अप, ठीक। टोटल नंबर ऑफ केसेस हमें मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो ABCD है दे आर बिलोंगिंग टू दिस सेट, इन्हीं एलिमेंट्स में से वो कुछ होंगे। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन की बात हो रही है जहाँ अपर लिमिट रेस्ट्रिक्टेड है। तो आंसर करने का तरीका हमें ऑलरेडी पता है, हम एक डमी क्वांटिटी लेते हैं और उसके पावर में ये वैल्यूज x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, और यही चीज़ B के लिए, C के लिए और D के लिए। तो 4 अननोन है, 4 टाइम्स आ गया, और इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर p चाहिए, करेक्ट। तो सबसे पहला केस लेते हैं व्हेन p is 3, ठीक। उससे पहले ये एक GP है, इसका सम लिख लेते हैं which is 1 into 1 minus x power 5 upon 1 minus x whole power 4, जिसे हम 1 minus x power 5 whole power 4 into 1 minus x power minus 4 लिख सकते हैं। और इसको जब हम एक्सपांड करते हैं, these are the elements that we get, 4c2 which is 6, x power 10, like this। जहाँ तक जरूरत पड़ेगी we'll write them down, done। this is how we handle number of non negative integral solution वाले केसेस को। अब p as 3 मतलब x क्यूब का कोएफिशिएंट हमें यहाँ से सर्च करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 into this which is 1 minus x whole power minus 4, x power 5 1 minus x whole power minus 4, 6 x power 10 1 minus x whole power minus 4, ठीक है।
तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट दैट विल बी, याद है ना ये चीज, 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस एन के एक्सपांशन में एक्स पावर आर का कोएफिशिएंट दैट इज आर प्लस एन माइनस 1 सी आर, करेक्ट। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 3, सो 6 सी 3। यहाँ से एक्स क्यूब तो बनेगा ही नहीं, एक्स पावर 5 ऑलरेडी है। यहाँ जो सबसे छोटा पावर ऑफ एक्स क्रिएट होता है वो 0 है ना, तो एक्स पावर 5 एक्स पावर 10, तो यहाँ से एक्स क्यूब तो बनेगा ही नहीं, तो ये आ गया विच इज 20। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 20। अब 5 के लिए मतलब हमें एक्स पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए इसमें से, तो 5 प्लस 4 माइनस 1 विच इज 8 सी 5 माइनस एक्स पावर 5 का कोएफिशिएंट, यहाँ से तो 1 आएगा, सो इट इज माइनस 4। कैलकुलेट कर लें, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6 माइनस 4, सो इट इज 52। तो इसी तरह से एक एक को बस हमें आंसर ही लिखते जाना है एंड देन टोटल विल सम देम अप, फाइन। तो एक्स पावर 7 का कोएफिशिएंट 7 प्लस 4 माइनस 1 10 सी 7 माइनस 4, एक्स पावर 5 पहले से ही है और हमें एक्स पावर 7 चाहिए था, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर चाहिए, राइट। तो 4 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 विच इज 5 सी 2, परफेक्ट। एक्स पावर 7 यहाँ से नहीं मिलेगा, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 3 फैक्टोरियल विच इज 6, ये अगर हम यहाँ से कैंसिल करते हैं दिस इज 12, तो 120, ये है 10, 40 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 80। अब लास्ट एक्स पावर 11 के लिए 11 प्लस 4 माइनस 1 विच इज 14 सी 11 माइनस 4, एक्स पावर 11 चाहिए, एक्स पावर 5 ऑलरेडी है, एक्स पावर 6 हमें यहाँ से लेना होगा विच इज 9 से 6 प्लस 6 इंटू एक्स हमें यहाँ से चाहिए, सो दैट इज 4 सी 1। इसका जो नेक्स्ट वाला टर्म होगा ना बच्चा, वो एक्स पावर 15 कंटेनिंग होगा, तो वहाँ से एक्स पावर 11 तो मिलेगा ही नहीं, तो ये हो गया। बस इन सबको आप सम अप कर दें, ठीक है। नेक्स्ट it says the number of square matrices of order 5 with entries from the set 0 and 1 such that sum of all the elements in each row is 1 and sum of all the elements in each column is also 1। बच्चा 0 एंड 1 एज एलिमेंट्स हमें यूज करना है, और अगर हम कोई पर्टिकुलर रो की बात करें उसका सम हमें 1 चाहिए, तो क्लियर है 4 प्लेसेस पे 0 होना चाहिए और एक प्लेस पे 1 होना चाहिए। तो पूरे इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं और यही चीज़ हमें हर रो एंड कॉलम के लिए चाहिए, मतलब हर रो में 4 zeros एंड 1 1 एज वेल एज फॉर एवरी कॉलम ऑल्सो द सेम थिंग शुड अप्लाई। तो अगर हम एक रो के बेस पे इसे स्टडी करें, लेट्स टेक फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो कैन बी फ्रेम्ड इन 5 वेज। 5 प्लेसेस में से किसी एक प्लेस पे 1 चूज कर लो, कौन सा प्लेस है, रिमेनिंग प्लेसेस पे 0। तो एग्जाम्पल केस में ले लेती हूँ, लेट्स टेक 1 एंड फॉलोइंग ऑल 0। अब इस कॉलम का डिस्कशन अगर हम करें तो 1 है, तो रिमेनिंग प्लेसेस पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो जिस भी जगह पे आपने 1 रखा है ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम कैन बी फ्रेम्ड ओनली इन 1 वे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रो पे आ जाएं। सिर्फ 4 प्लेसेस है हमारे पास डिसीजन लेने के लिए, और उनमें से एक जगह पे हमें 1 रखना होगा, ठीक। तो वो कौन सा जगह होगा, चूज कर लें, वहां पे आप 1 फिल कर दें एंड रिमेनिंग प्लेसेस आर ऑटोमेटिकली बीइंग फिल्ड बाय जीरोस। अब जहां पे आपने 1 डाला है ना, उसी कॉलम पे आ जाएं, उसके बाकी प्लेसेस पे आप 0 फिल कर दें। अब नेक्स्ट रो पे आ जाएं, 3 एम्प्टी प्लेसेस आ गया, किसी एक जगह पे आपको 1 रखना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया, रिमेनिंग प्लेसेस पे 0 रख दो, जहां पे आपने 1 फिल किया उस कॉलम में 0 डाल दो, फाइन। अब इस रो में 2 प्लेसेस है, किसी एक में हमें 1 रखना है, लेट्स टेक मैंने यहाँ रख दिया, तो इस कॉलम में यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 0, तो यहाँ पे 1, ठीक। आंसर इज 5 फैक्टोरियल विच इज 120, सिंपल। नेक्स्ट बेटा, इट सेज let S be set containing all 3 cross 3 matrices with entries from -1 0 and 1, the total number of matrices such that sum of all the diagonal elements in A transpose A is 6। ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, मतलब एलिमेंट्स चेंज हुए हैं, ये वैल्यू चेंज हुआ है, और ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर बेस्ट बहुत बार क्वेश्चंस आया है, जेईई एडवांस में, जेईई मेन में, दोनों में, ठीक है, रिपीटेटिव कैटेगरी। तो ध्यान देना, जब हम A ट्रांसपोज इंटू A की बात करते हैं, लेट मी टेक A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 to be A transpose, then A will be A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसके सम ऑफ डायगोनल प्लेसेस की बात हो रही है, चाहे A इंटू A ट्रांसपोज की हो या A ट्रांसपोज इंटू A की हो, बात एक ही है। अगर आप 1 1 प्लेस को देखें
तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम ही है 2 प्लेस, क्योंकि हमें डायगोनल प्लेस ही तो चाहिए, तो 2 प्लेस। तो सेकंड रो ऑफ द प्री फैक्टर ले लें या पोस्ट फैक्टर का सेकंड कॉलम ले लें, उनके एलिमेंट्स को स्क्वायर करके सम कर दें। उसी तरह से जब आप 3 प्लेस लेंगे तो ये आ गया। तो ओवरऑल जब कभी भी क्वेश्चन ए ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज का सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज की बात करता है, तो इट इज इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट इस मैट्रिक्स के पास जितने भी एलिमेंट्स है सबका स्क्वायर का सम, दैट्स इट। ठीक है, नाउ इट सेज दिस इज इक्वल टू 6। अब स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है ना बेटा, अगर आप देखो इसका स्क्वायर 1 है, इसका स्क्वायर 0 है और इसका स्क्वायर 1 है, तो एक काम करते हैं, ये जो 9 एलिमेंट्स है हमारे पास स्क्वायर में है ना, तो उसमें अगर ये x टाइम्स है, ये y टाइम्स, तो ये 9 माइनस, हम 0 को ना इंटेंशनली इस तरह से कंपाउंड फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज 0, तो उस पर हमें मेहनत नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये है हमारे पास, एंड इससे जो सम है वो 6 है, दैट मीन्स 1 टेकन x टाइम्स, 0 कितनी बार भी लेंगे वो 0 ही रहेगा, प्लस y दैट वी वांट इट टू बी 6। अब केसेस बना लेते हैं, अगर x का वैल्यू 0 है देन इट इज 6, और अगर ये 6 है मैं इसे z कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है, 0 को, तो z की पॉसिबिलिटी होगी 3, और अगर ये 1 है तो ये 5 है, x प्लस y 6 है तो ये तो 3 पे ही फिक्स हो जाएगा, बस इसी को हमें वेरी करना है। दिस इज 2 देन 4, ये हर बार 3 ही रहेगा, दिस इज 3 देन 3, एंड दिस इज 4 देन 2, 5 1 6 0 3। टोटल केसेस हमारे पास तैयार है। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंगली मैट्रिसेस पे चलते हैं कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस हम कितने बना सकते हैं। अब इसे कवर करता हुआ x क्या लिया है हमने, -1 कितनी बार है, ठीक है, तो -1 को हमने 0 टाइम्स लिया है, एंड y मीन्स नंबर ऑफ 1 6 है, एंड नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो बच्चा 9 प्लेसेस में हमें इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है, जिसमें 6 आइडेंटिकल एलिमेंट्स आर देयर ऑफ वन काइंड एंड 3 आइडेंटिकल एलिमेंट आर देयर ऑफ द अदर काइंड। तो आंसर लिखते जाते हैं। फर्स्ट केस में 9 फैक्टोरियल अपॉन, पूरा ही लिख लेते हैं, 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट है 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, एंड ये जो 3 फैक्टोरियल है तो सभी के पास ही है, तो एक काम करते हैं इसे हम इस तरह से कॉमन ले लेते हैं। सो we get 9 factorial by 2 factorial into 4 factorial and so on, 9 factorial upon 6 factorial into 0 factorial। अब थोड़ा स्मार्टली देखो, सभी के पास 9 factorial है तो आप इसे बाहर निकाल दो, और इस तरह की सीरीज तो हमने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, इन दोनों नंबर का सम जो है वो 6 है, तो 6 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 60 61 62 सो ऑन 66, तो इसका वैल्यू है 2 पावर 6 और ये है 9c3। अब छोटे छोटे से नंबर है, अब कैलकुलेट कर लें, ठीक। नेक्स्ट, इट सेज द नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम दिस टू दिस सच दैट f ऑफ i इज नॉट इक्वल टू i। ये जो कंडीशन है इस पे वर्क करने का तरीका आप देखो कि f ऑफ 1 1 नहीं होना चाहिए, f ऑफ 2 2 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम हैंडल करते हैं, यू शुड डू इट एज टोटल माइनस एट लीस्ट once f of i is equal to i happening। कहीं ना कहीं f of i is equal to i का प्रेजेंस क्रिएट हो, ऐसे कितने फंक्शंस होंगे उन्हें हमें टोटल से रिमूव कर देना है, ठीक। अब नंबर ऑफ 1 फंक्शन की बात हो रही है, इस तरफ है 7 एलिमेंट्स, तो 7p4, उसमें से हमें रिमूव करना है ये माइनस एटलीस्ट वंस दिस। ये क्या है, f of 1 is 1, f of 2 is 2, f of 3 is 3, मतलब उनमें से कोई ना कोई आ जाए, ठीक। और एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट तो बोलने और लिखने के लिए होता है और कैलकुलेशन के लिए एग्जैक्ट चाहिए होता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज लेट्स टेक s1 माइनस s2 प्लस s3 सो ऑन। क्या है ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। दिस मीन्स सम टेकन वन एट ए टाइम, मतलब किसी एक के लिए भी ये फुलफिल हो जाए, तो f ऑफ 1 इज 1 हो जाए, या f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 हो जाए, या f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 हो जाए, ठीक है। तो आप सिलेक्ट कर लो कि वो किसके लिए हो रहा है, तो 4c 1 वे में हम सिलेक्शन वो कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने एलिमेंट सिलेक्ट किया, ले सपोज मैंने 2 को सिलेक्ट किया, तो f ऑफ 2 इज 2, तो उसको तो आप 2 ही असाइन कर दोगे, तो इधर अब 3 एलिमेंट बच गए हैं और हमें 1 फंक्शन भी बनाना है, तो 6 एलिमेंट्स दैट वी आर लेफ्ट विथ ऑन दिस साइड, तो 6p3 1 फंक्शन बनाना है ना। उसके बाद माइनस s2, दैट मीन्स कोई 2 है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, कौन से वो 2 एलिमेंट है आप चूज कर लो, राइट। जैसे मैंने 1 और 2 को चूज किया, तो f ऑफ 1 इज 1, f ऑफ 2 इज 2, इधर अब 2 एलिमेंट बचे हैं और इस तरफ 5 एलिमेंट्स दैट वी आर लेफ्ट विथ, सो इट इज 5p2 1 फंक्शन बना लो। उसी तरह से कंटिन्यू करो, कोई 3 ये फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे पास रह गया है 4p1, देन ऑल 4 आर फॉलोइंग इट,
तो और कोई एलिमेंट हमारे पास बचे ही नहीं, राइट। बस छोटे छोटे से नंबर से ये कैलकुलेशन आप पूरा कर लो। फाइन, नेक्स्ट। A square matrix of order 3 is constructed whose elements belong to the set A. Elements are thus the number of skew symmetric matrices possible. ये थर्ड ऑर्डर का। जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वेरी क्लियर, डायगोनल प्लेसेस ऑल जीरो, एंड इस तरफ जो भी एलिमेंट्स आए उसका नेगेटिव इस तरफ होना चाहिए इमेज। यहाँ अगर ए है तो यहाँ माइनस ए, यहाँ बी है तो यहाँ माइनस बी, मतलब एग्जैक्ट नेगेटिव एलिमेंट उसके इमेज प्लेस पे होना चाहिए। और यहाँ पे लिस्ट में जो हमारे पास एलिमेंट्स है, जीरो का नेगेटिव जीरो ही होता है, मतलब जीरो हम ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं, वन को यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका नेगेटिव प्रेजेंस है, इसको यूज कर सकते हैं ट्राइंगल में क्योंकि इसका नेगेटिव वन है। टू को हम ट्राइंगल में यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर इधर मैं टू रखती हूँ तो इधर मुझे -2 की जरूरत होगी जो मेरे पास है ही नहीं। तो अब हम दोनों में से किसी एक ट्राइंगल को फिल करेंगे और उसका नेगेटिव इमेज वन वे में ही बनाया जा सकता है। सो द अदर साइड ट्राइंगल कैन बी फ्रेम्ड ओनली इन वन वे। अब इस तरफ आ जाते हैं, वी हैव इस प्लेस के लिए 3 चॉइसेस, इस प्लेस के लिए भी 3 चॉइसेस, इस प्लेस के लिए भी 3 चॉइसेस, सो इट इज 3 क्यूब। आंसर इज ठीक। नेक्स्ट, it says consider functions f a to a which satisfy the condition f of x is x, the number of such functions in the set a काउंट करना है। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं बात करूँ कि f of a कुछ तो है, लेट मी टेक b, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो सिचुएशन क्रिएट होगा, f of a is a and f of a I have taken it to be b, तो f of b is a। तो सिंपल सी बात रह गई, अगर a कॉमा b उस फंक्शन को बिलोंग कर रहा है देन b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट फंक्शन। जो हम रिलेशन में पढ़ते हैं ना, सिमेट्रिक रिलेशन, अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a भी होना चाहिए, एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है, ठीक है। और अगर a कॉमा a है तो ये ऑटोमेटिकली फुलफिल करेगा, मतलब या तो ऐसे वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए या तो अगर ऐसा है तो उसका इमेज ऑर्डर पेयर जरूर होना चाहिए, a कॉमा b है तो b कॉमा a जरूर होना चाहिए। बस इस कंडीशन को हमें फुलफिल करवाना है। तो उसके लिए इन एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। हियर पूरा खेल इन दो कंडीशन के ऊपर बेस्ट है, या तो a कॉमा a टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर हमारे फंक्शन में होना चाहिए, मतलब a इज मैपिंग विथ a, या तो अगर a b को मैप कर रहा है तो b a को मैप करना चाहिए, मतलब ऐसे क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक केस लेते हैं। हो सकता है कि सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑल आर ऑफ द काइंड a कॉमा a, उस केस में 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 यही हमारा फंक्शन बनेगा, तो एक ही ऐसा फंक्शन बनाया जा सकता है। केस 2 लेते हैं कि अगर हम 4 ऑर्डर्ड पेयर इस तरह का लेते हैं तो एक a कॉमा b टाइप का तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, तो 2 ऑर्डर्ड पेयर वहाँ लिंक हो जाते हैं, राइट। तो ये जो a कॉमा a टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है उसे हमें ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही लेना होगा, क्योंकि इसका प्रेजेंस तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, ठीक, क्योंकि क्रॉस होंगे ना। तो अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 होगा, 3 कॉमा 4 है तो 4 कॉमा 3 होगा, तो ये तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हैंडल कर पाएगा। तो केस 1 ऑल आर ऑफ दिस काइंड, केस 2 3 आर ऑफ द काइंड a कॉमा a। सिलेक्ट कर लो कौन से 3 होंगे 5 में से, 5 सी 3 वेज ऑफ चूजिंग। लेट्स सपोज मैंने 1 2 3 को चूज किया तो a कॉमा a टाइप बन गया, और इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे एंड दैट कैन हैपन ओनली इन वन वे। तो ये आ गया आज 10। नेक्स्ट केस, केस 3 1 इज ऑफ द काइंड a कॉमा a, कौन सा वो होगा चूज कर लें, 5 से 1। अब हमारे पास 4 रह गया, लेट्स सपोज ये रह गया। अब इन चारों में से लेट मी टेक 2 के साथ किसे लेना है, आई कैन डिसाइड दैट इन 3 वेज, एंड रिमेनिंग जो रह गए वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगे, तो 1 सच। तो ये आ गया 15, सो आंसर इज 26। फाइन बेटा। नेक्स्ट, it says the number of 1 1 functions, 4 elements are there, 10 elements are there, satisfying this condition is, तो यहाँ पे 2f of a प्लस 3f of c, इन्हें एक तरफ रख देते हैं, ये माइनस साइन के साथ है, इसे हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर ही रहे हैं, कोएफिशिएंट 1 है तो इसी को ही हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ हमें 1 1 फंक्शन क्रिएट करना है। तो 4 ही एलिमेंट है और ये चारों में ही रिलेशन है, तो बस इसी रिलेशन को स्टडी करते हुए सिर्फ ये देखना है f of a, f of b, f of c एंड f of d डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इस लिस्ट में से होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक। तो एक एक केस लेते हैं, इधर से ही बिगिन करते हैं। अगर हम f of a को 0 लेते हैं एंड f of c को, इसे मैंने लिया है टू बी 0,
एंड इसे मैंने लिया है क्योंकि 1 1 बनाना है, तो आप रिपीट तो कर नहीं सकते। अगर हमने इसे 1 लिया तो इस तरफ हमारे पास बन गया है 3। नाउ वी वांट दिस वैल्यू टू बी 3। ठीक, अब ये वैल्यू 3 बने, लेकिन इन दोनों में से कोई भी 0 या 1 नहीं बनना चाहिए, इन्हीं एलिमेंट्स में से होना चाहिए। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम f ऑफ b को 10 लेते हैं, हाईएस्ट से ही बिगिन कर लेते हैं, तो अगर हम इसे 10 लेते हैं देन इन दैट केस इट शुड बी 7। रिड्यूस करते जाते हैं। अगर हम इसे 9 लेते हैं देन इन दैट केस डिफरेंस शुड बी 3, सो इट शुड बी 6। इस तरह से हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि 0 एंड 1 यूज हो चुके हैं। अगर ये 2 है तो ये 5 होना चाहिए। तो बच्चा कितने केसेस यहाँ पे बने, 6, राइट। तो इसे सेटिस्फाई करने वाले 6 ऐसे फंक्शन हम बना सकते हैं। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ये 0 है, ये 2 है, इन दैट केस ये हो गया 6, हमें डिफरेंस 6 चाहिए। तो अगर हम 10 लेते हैं तो ये होगा 4। ध्यान देना 0 एंड 2 हम रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ नहीं ला सकते, ठीक है। तो अगर ये 9 है तो ये 3 है। अब आप 8 एंड 2 नहीं लेंगे, लेकिन आप 1 ले सकते हैं इसे, ठीक। सो इट इज 7। तो टोटल पॉसिबल फंक्शंस हम इस कैटेगरी के कितने बना सकते हैं, ओनली 3, करेक्ट। तो बच्चा सिंपल सा वर्क है, इसी तरह से आपको काउंट करते हुए ही जाना होगा। नेक्स्ट केस आप देखिए, अगर मैं 0 एंड 3 लेती हूँ तो उस केस में ये 9 है। 9 हमें डिफरेंस में चाहिए और ये रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, अगर 10 लेती हूँ तो 1 लेना होगा, और हमारे पास 0 एज ए एलिमेंट भी है, तो हम 9,0 ले सकते थे, लेकिन वो रिपीट हो जाएगा तो वो यहाँ परमिटेड नहीं है। तो एक ही फंक्शन बना। और इसके आगे अब 0 विथ 4 तो ये केस क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि ये 12 हो जाएगा, और दो एलिमेंट का जो डिफरेंस है ना एट मैक्स वो 10 हो सकता है। तो इसके आगे 0 के साथ और कोई केस क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट आएंगे 1 एंड 0, राइट। तो 2 डिफरेंस आज 2। अब इस तरह से सिंपल वर्क है, आप खुद ही ये काउंटिंग को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट it says R set S set total number of onto functions such that f of a is not equal to 1। बच्चा अगर f of a 1 नहीं है तो या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो या तो आप ये केसेस लेते हुए सम अप कर लें, इजीली किया जा सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल फंक्शंस ले लें और उसमें से सबट्रैक्ट कर दें व्हेन इज f of a is equal to 1, मच बेटर। वैसे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि 3 ही केस है वहाँ पे भी, ठीक। तो इधर 4 एलिमेंट्स है ना बेटा, तो कोई 2 एलिमेंट होंगे जिनकी सेम आउटपुट क्रिएट होगा। तो आप यहाँ से डिसाइड कर लो कौन सा वो एलिमेंट होगा जिसका जो आज आउटपुट ट्वाइस क्रिएट होगा। अब उसे आप 2 बार लिख दो, जैसे 1 1 2 3 4, इनके नीचे आप उन्हें अरेंज कर दो। दे कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, विच ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। उसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे, जब f ऑफ a का वैल्यू 1 है मतलब a 1 को मैप कर रहा है। अब हमें ऑन टू फंक्शन भी क्रिएट करना है एट द सेम टाइम। तो ये 4 एलिमेंट की मैपिंग का डिस्कशन अब हमें करना होगा। तो एक केस तो ये हो गया कि ये 4 एलिमेंट इन चारों पे मैप कर जाए, ठीक। सो दैट कैन हैपन इन 4 फैक्टोरियल वेज। और इस 1 को आप असाइड रखते हैं, इन चारों एलिमेंट को इन 3 के साथ मैपिंग करें, टेकिंग केयर दैट ऑन टू फंक्शन इज क्रिएटेड, राइट। तो इधर एक कम है ना इधर के कंपेरिजन में, तो एक एलिमेंट होगा जो डबल एज आउटपुट क्रिएट होगा, ट्वाइस, ठीक। तो कौन सा वो एलिमेंट होगा, चूज कर लें, उसे 2 बार लिख लें और इन 4 एलिमेंट के नीचे उन्हें अरेंज कर दें। सो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। कैलकुलेट कर लें, सिंपल। नेक्स्ट it says a has these elements, b has this, then total number of functions a to b satisfying f of 1 plus f of 2 is f of 4 minus 1 is equal to। simple work 1 2 and 4 इस कंडीशन के बेस पे बाउंड है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 एंड 4, ये इसके बेस पे डिसीजन इनका लिया जाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग एलिमेंट है 3 एंड 5 दे कैन बी एनीथिंग, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। सो 3 एंड 5 कितने एलिमेंट्स है, 6। तो 6 वेज इनके मैपिंग हम डिसाइड कर सकते हैं, एंड इन तीनों का मैपिंग का डिसीजन होगा इस कंडीशन के ऊपर बेस्ट, ठीक। तो हम f ऑफ 4 को वैल्यू असाइन करते जाते हैं, ठीक। f ऑफ 4 माइनस 1 f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरफ कोई भी 2 एलिमेंट, अगर हम मिनिमम पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये 2 होता है, मतलब f ऑफ 4 हम बिगिन करेंगे फ्रॉम 3, राइट। तो अगर f ऑफ 4 का वैल्यू 3 है, दिस इज 2, सो f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 बोथ हैव टू बी 1 एंड 1। तो एक ही तरह से इनके वैल्यूज का डिसीजन हो सकता है। और अगर हम इसका वैल्यू 4 लेते हैं देन इन दैट केस दिस इज 3, सो 1 2 2 1, 2 पॉसिबिलिटीज। अगर ये 5 है देन इन दैट केस दिस इज 4, सो 1 3 2 2 3 1, 3 पॉसिबिलिटीज। और अगर ये वैल्यू 6 है लास्ट, देन इन दैट केस दिस इज 5, 5 होने के लिए दिस इज 1 with 4 and so on, 4 with 1, so 4 possibilities. Let us just sum it up, so it is 10। तो ये जो 10 है ना बेटा, ये तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ डिसाइडिंग f of 1 f of 2 एंड f of 4 है, और फंक्शन बनाने के लिए इन सभी का डिसीजन लेना है। सो 10 into 36 इज आवर कंप्लीट आंसर। फाइन, नेक्स्ट
It says let alpha and beta be the distinct roots of this equation. ये सेम इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, बस ये कंडीशन वहाँ पे डिफरेंट था, ठीक है। तो वहाँ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इट मीन्स। यहाँ ये कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए सच दैट कॉलम वाइज सम जीरो आना चाहिए, ठीक है। और सिमेट्रिक है तो बच्चे अगर फर्स्ट कॉलम का सम जीरो है तो फर्स्ट रो का भी सम जीरो आएगा, सेकेंड कॉलम का सम जीरो है तो रो का भी जीरो ही आएगा, सेकेंड रो का सेम, थर्ड कॉलम जीरो है तो थर्ड रो का भी सम जीरो ही आएगा। लेट मी टेक, हर एक एलिमेंट एक एक बार लेना है ना बेटा, तो फर्स्ट रो 3 फैक्टोरियल वेज में हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। मैं एक केस लेती हूँ, ठीक। अब ये सिमेट्रिक है तो फर्स्ट कॉलम भी हमें मिल गया। अब सेकेंड रो की बात करते हैं। इस रो में अल्फा ऑलरेडी आ चुका है, 1 एंड बीटा की जरूरत। बीटा को तो हम यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ पे रिपीटेशन आ जाएगा, सम एज 1 नहीं क्रिएट हो पाएगा, हर एक एलिमेंट को एक एक बार ही हमें लेना है। तो बीटा यहाँ 1 यहाँ, और सिमेट्रिक भी है तो 1 यहाँ आ गया तो 1 यहाँ, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे आ जाएगा एज अल्फा, क्योंकि अल्फा 1 एंड बीटा एक एक बार तो आना जरूरी है। तो क्लियर हो गया कि सिमेट्रिक बनाने के लिए जो चारों प्लेसेस है दे कैन फिल्ड ओनली इन वन वे। सो आंसर इज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, it says the number of symmetric matrices of order 3 with all the entries from the set। डायरेक्ट है, मैंने आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी बताया हुआ है, एंड नॉट जस्ट फॉर थर्ड ऑर्डर, mth ऑर्डर के लिए भी बताया हुआ है, लेकिन हम इसे डिस्कस करते हुए ही करते हैं। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो डायगनल में कुछ भी आ सकता है, 3 प्लेसेस आ दिया जिसमें कुछ भी आ सकता है, सो 10 इंटू 10 इंटू 10। उसके बाद दोनों तरफ में से किसी एक तरफ के ट्राइंगल को हमें फिल करना होता है और उसका मिरर इमेज इस तरफ आ जाता है, ठीक। तो इस तरफ हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ दिया और हर एक के लिए 10 चॉइसेस। सो आंसर इज 10 पावर 6, करेक्ट। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरे तरफ का ट्राइंगल सिर्फ एक तरह से ही फिल हो सकता है। फाइन बेटा, तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस है कुछ भी इसमें लेंथी नहीं जाता है, जस्ट दैट यू नीड टू हैव पेशेंस टू वर्क ऑन दोज, ठीक है। और इसमें कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब बैठ के आप क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। सो क्लोजिंग इट बेटा।